नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कार्यक्रम जो संडे को दिन आपको शाम को 5 बजे मिलता है, उसको लेकर मैं आया हूं। और आज जो हम ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम आपने कई दफा सुना रखा होगा, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो भारत का एक केंद्रीय बैंक है, ये किस तरीके से बना, इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम यही हमारी समीक्षा होती है कि भाई जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में आपको विगत वर्षों में प्रश्न आ रहे हैं, वहां से जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनको कवर करें। तो संडे के दिन शाम को 5 बजे ये सेशन आपको मिलता है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। शुरुआत से मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस करा रहा हूँ। लास्ट सेशन में हमने फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कराई थी। उससे पहले IMF के बारे में पढ़ा था हमने, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ा है, नाटो के बारे में पढ़ा है, इंटरपोल के बारे में पढ़ा है, आसियान के बारे में पढ़ा है, ओपेक के बारे में पढ़ा है। आज वैसे ही हम RBI के बारे में पढ़ेंगे, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो भाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। आप लोग आज तो सुनते हैं कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में है, इसका राष्ट्रीयकरण भी हो चुका है, लेकिन ये बना क्यों, इसके पीछे क्या कहानी थी, उसको भी आज हम समझेंगे। और साथ साथ इसके क्या कार्य रहते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को भी आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ये आपके लिए RBI का, जिससे सारे पहलुओं को मैं यहाँ पर पढ़ेंगे ताकि आप इस पर अच्छे से समझ विकसित कर सकें और RBI के ऊपर कोई भी प्रश्न आता है तो आप उसको आसानी से बना सकें। कौन कौन सी मौद्रिक नीति लाती है, ये विदेशी मुद्रा को किस तरीके से अपने अंतर्गत इसका प्रबंधन करती है। एक एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहा जाता है 1999 का। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट जो हुआ करता था 1974 के आसपास, उसको सरकार ने रद्द कर दिया था, जिसमें डॉलर अगर किसी के पास पाए जाते थे तो उस पर एक आपराधिक मामला चलता था। ये किस तरीके से बदलाव हुए, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी या हम आर्थिक नीतियों की बात करें, इसमें RBI में बहुत सारे बदलाव आए। मनमोहन सिंह जब गवर्नर थे, उन्होंने कई बदलाव किए और PV नरसिम्हा राव के समय LPG जो आई, उसके बाद भी काफी बदलाव हुए। तो आज हम जो मौद्रिक नीति देखते हैं, RBI के क्या कार्य हैं, RBI की कहां कहां करेंसीज प्रिंट होती हैं RBI के द्वारा, भारत सरकार अलग करती है। जैसे नासिक प्रेस की बात करें या आप देवास प्रेस की बात करें, ये दो प्रेस हैं जहां नोट प्रेस है जो भारत सरकार के अंतर्गत है। साथ साथ RBI के अंतर्गत भी नोट प्रेस है और वो कहां काम करती हैं, उनके बारे में भी आज मैं बताऊंगा। तो शुरू करेंगे आज का सेशन जो RBI के बारे में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत ही दिलचस्प सेशन है, तो आखिरी तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीजें नहीं पता चलेंगी। इसके अलावा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है, उसकी अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें जो एडमिशन लेने की अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल है। तो 30 अप्रैल तक आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच नंबर 4, आपको कोड यूज करना है मनीष लाइव। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको सेम कोर्स 18,999 का मिलेगा। तो ये प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बैच रिलेटेड कोई इश्यूज हैं या फिर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई इश्यूज हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम ID दी हुई है। इसके अलावा मेल ID भी है, इस पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये इन सोशल मीडिया हैंडल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे लेक्चर की, जिसका नाम है RBI। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, इसके पीछे की कहानी हम समझते हैं और फिर RBI अभी वर्तमान में क्या कार्य करता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हमें RBI की कहानी समझनी है तो हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं हर सेशन में कहता हूं कि आप किसी भी चीज की पृष्ठभूमि समझेंगे, किसी चीज का बैकग्राउंड समझेंगे, तो फिर आसानी से आज जो चीजें हो रही हैं वो आपको आसानी से समझने आएगी। तो RBI के बनने की कहानी भी काफी पुरानी है। इसकी अगर हम बात करें तो हुआ पहला विश्व युद्ध। पहला विश्व युद्ध चला 1914 से 1918 के बीच में। इसके बाद वैश्विक स्तर पर जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी चरमरा सी गई। जो आर्थिक स्थिति थी, उस आर्थिक स्थिति में काफी गिरावट आई, क्योंकि भाई जब विश्व युद्ध लड़ा जाता है तो बहुत भारी जनसंख्या को नुकसान होता है, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। तो 1918 तक जो युद्ध था, इसने यूरोप की और कई बड़े बड़े देशों की कमर तोड़कर रख दी थी। इसके बाद क्या हुआ, अगर भारत की भी बात करें तो भारत उस समय औपनिवेश था, मतलब एक कॉलोनी था किसकी, ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन ने क्या किया, हमारे कई छोटे छोटे बैंक थे जिनमें आपको नाम पता होंगे कि भाई बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, इन तीनों को एकीकृत कर दिया गया और एक नया बैंक बना। 1921 की घटना मैं बता रहा हूं। 1914 से 1918 पहला विश्व युद्ध लड़ा गया।
जिसने अर्थव्यवस्था को काफी खोखला किया, यूरोप के देशों की भी, और साथ साथ भारत जो था उस समय कोई आजाद देश तो था नहीं था, एक औपनिवेश शासन यहाँ पे चल रहा था, कॉलोनी थी ब्रिटेन की। तो भारत में भी उस समय अलग अलग बैंक ब्रिटिशर्स के द्वारा चालू किए गए थे, जिनमें बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ बंगाल था। इनको जो ब्रिटेन सरकार थी उसने क्या किया, मर्ज किया और एक नया बैंक बनाया जिसका नाम बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था इसका? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 में। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में चलकर आज जो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, एसबीआई के बारे में देखते हैं, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जाके क्या हुआ, तो एक बैंक बना जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था, जो पहले बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ आपका बॉम्बे हुआ करता था। इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक बनाया गया था। ये 1921 की पहल है। तो आपको समझ नहीं आ रहा है, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18, अर्थव्यवस्था में बदलाव आया, ब्रिटेन ने यहां पर एक कदम उठाया। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे संविधान से जुड़े हुए एक प्रमुख व्यक्ति की, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हें इकोनॉमिक्स का भी काफी अच्छा नॉलेज था, मतलब अर्थव्यवस्था के भी बहुत बड़े जो विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी 1923 के समय, और उन्होंने बताया था कि भाई ये जितनी भी चीजें हैं जो आप आर्थिक व्यवस्था देख रहे हैं किसी भी देश के अंतर्गत या भारत के अंतर्गत भी, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, रुपए को कैसे सुधारा जा सकता है, रुपए की क्या समस्या हो सकती है। तो 1923 के आसपास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी। इस किताब का नाम था द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो बुक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस किताब का नाम जरूर याद रखिए, क्योंकि हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ज्यादा जानते हैं कि उन्होंने संविधान के लिए काम किया, लॉ के लिए लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, कानून मंत्री हुआ करते थे, हिंदू कोड बिल के लिए काम किया, अलग अलग दलितों के लिए काम किया, लेकिन अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा रोल रहा। 1923 के आसपास इनकी किताब आई थी जिसमें प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी की बात की गई थी। इसकी ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति क्या है, इसके समाधान क्या है, इस पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुलकर बातचीत की थी। इस किताब के ही आधार पर एक कमीशन बनी 1926 में, जिसको हिल्टन यंग कमीशन या रॉयल कमीशन कहा जाता है। उन्होंने कई समीक्षाएं दी थी, और ये जो पूरी की पूरी समीक्षा थी वो किसके आधार पे थी, तो लिखी गई जो किताब थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, से बहुत सारी चीजें रॉयल हिल्टन ने लेके रखी थी। और इसके बाद 1926 के आसपास उनकी एक रिपोर्ट आई। तो 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस में हिल्टन साहब का नाम आता है, द रॉयल कमीशन, जिसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। तो इसका नाम याद रख लेंगे, हिल्टन यंग कमीशन के तौर पर भी जानी जाती है। 1923 में भीमराव अंबेडकर की किताब के ऊपर यह कमीशन बनाई गई थी। उन्होंने कई सुझाव दिए थे। इन्होंने एक सुझाव दिया जो भीमराव अंबेडकर की ही सुझाव पर आधारित था, जिसमें सुपर बैंक की बात की गई। अब ये सुपर बैंक क्या थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जितने भी बैंक हैं इनको संभालने के लिए कोई ना कोई ऊपर एक बैंक होना चाहिए, जिसको कहा गया सुपर बैंक। तो इन्होंने सुपर बैंक, जो बाद में केंद्रीकृत बैंक हुआ, जैसे आज आरबीआई को हम बैंकों का बैंक कहते हैं, तो ये पूरी की पूरी बात जो थी वो यंग हिल्टन कमीशन जो थी उसके अंतर्गत, मतलब रॉयल कमीशन में भी ये सुझाव दिए गए थे 1926 के आसपास। इसके बाद एक घटना हुई, और इस घटना को कहा जाता है द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जो विश्व की महामंदी हुई, जिसमें सितंबर माह 1929 में अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था। फिर कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ा क्रैश होगा, और 29 अक्टूबर को यह घटना हुई। 29 अक्टूबर को ब्लैक ट्यूसडे के तौर पर इसको जाना जाता है, और अमेरिका में बहुत बड़ी मंदी आई। उसके बाद कई लोगों की नौकरियां चली गई, लोन की दर बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास खाने पीने की चीजें नहीं थी। फिर अमेरिका ने कई बदलाव किए। तो इसको देखते हुए जो रॉयल हिल्टन कमीशन की कई सुझाव थे, इस पर ब्रिटेन सरकार ने सोचना चालू किया, और आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, तो बिल के तौर पर उस समय आरबीआई एक्ट लाया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। तो यह घटना वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब महामंदी के बाद हुई थी। ये विश्व की महामंदी बहुत महत्वपूर्ण है, 1929 की घटना है ये, और ये 29 अक्टूबर, जिसको ब्लैक ट्यूसडे के तौर पर भी जाना जाता है। फिर अमेरिका ने कई तरह की नीतियां बदली थी कि उन्होंने जितने भी ऐसी चीजें, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी कि विदेशों से जो भी सामान आएगा उस पर हम भरपूर टैक्स लेंगे, हम अपनी व्यवस्था को, हम जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देंगे। ये एक मैंने लेक्चर भी लिया था जिसमें मैंने आईटीओ के बारे में बताया था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में आईटीओ वाला जो लेक्चर लिया था उस पर मैंने आपको ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था, महामंदी जो हुई थी, उसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, तो आप उस लेक्चर में भी चले जाएंगे। इसकी भी एक वजह थी कि भारत के अंतर्गत जो रॉयल हिल्टन कमीशन के कई सुझाव आए थे उस पर बातचीत होना चालू हुई। आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया, आरबीआई जो बिल था उस पर बात की गई थी, उसको पारित किया गया। फिर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, इसका उल्लेख भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भी था, और फाइनली आरबीआई बनकर तैयार हुआ। तो आरबीआई एक्ट 1934 जो था उसके तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। शुरू में जब बनाया गया था तो ये कोलकाता में था, आज भी ये बिल्डिंग कोलकाता में है। तो 1 अप्रैल 1935 को इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता में था, और 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहां बदल दिया गया, इसका मुख्यालय कहां लेकर चले गए, मुंबई चला गया। तो आज भी आरबीआई का मुख्यालय आपको कहां देखने मिलेगा, मुंबई के अंतर्गत देखने मिलेगा, लेकिन 1935 में ये कहां पे था, कोलकाता में था। किस एक्ट के थ्रू किया गया था, तो आरबीआई एक्ट 1934 के, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में बना। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। 1937 में इसको स्थानांतरित करके कहां ला दिया गया, इसको मुंबई ला दिया गया। अब इसके बाद क्या घटना हुई, तो इसके बाद बताया जाता है कि भाई 1947 में भारत आजाद हुआ, और इसके बाद एक और एक्ट आया 1948 में। 1948 में जो एक्ट आया था इसको कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ, एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिश थी कि भाई इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया जाए, क्योंकि अभी तक तो ब्रिटेन के अंतर्गत काम कर रहा था आरबीआई। तो इसको 1948 में ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट लाया गया था। मतलब आपका ओनरशिप का क्या मतलब होता है कि किसी भी देश के पास उसका पूरा अधिकार हो। तो इसमें जो पावर थी, जो शक्तियां थी, वो हस्तांतरित की गई 1948 के एक्ट के तहत, और ये फिर 1949 में राष्ट्रीयकृत हो गया, मतलब नेशनलाइज्ड हो गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो कब किया गया, 1949 में। किससे किया गया, तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 के तहत इसको क्या कर दिया गया, इसको स्थानांतरित कर दिया गया। और 1949 के बाद ये भारत में मुंबई के अंतर्गत ये भारत का एक राष्ट्रीयकृत बैंक हो गया, नेशनलाइज्ड हो गया, जो पूरी तरह से बहुत सारे कार्य करता है। बैंकों का बैंक तो है, साथ साथ मुद्रास्फीति जो है, या फिर इन्फ्लेशन की बात करें, महंगाई की बात करें, मौद्रिक नीति की बात करें, मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें, करेंसीज की बात करें, बहुत सारे काम करता है। तो 1949 में जो स्वतंत्र भारत था उसके अंतर्गत ये रूप ले लिया गया। तो 1947 में भारत का आजाद होना, 1948 में इसकी जो शक्तियां थी उनका हस्तांतरण होना, जो हस्तांतरण अधिनियम था 1948 का, उसके तहत 1949 में इसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको कुछ चीजें मिलेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, मैं बता ही चुका हूं, और जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्रीय कार्यालय वो कार्यालय है जहां आरबीआई का गवर्नर बैठता है और जहां नीतियां निर्धारित की जाती हैं। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में भी आज हम समझेंगे, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इसके अलावा यद्यपि प्रारंभ में ये निजी स्वामित्व वाला था क्योंकि प्राइवेट था, 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इस पे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। तो आरबीआई जो है आज हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, मतलब आपका वित्त मंत्रालय है, उसके अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था के तौर पे जाना जाता है। जैसे कि आप आरबीआई सुनेंगे वैसे ही सेबी सुनेंगे, कई संस्था हैं, आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, फिर पीएफ आरडीएआई, ये कुछ संस्था हैं जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं, जिनमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे काम करते हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। वैसे आरबीआई भी कार्य करता है। तो भाई आरबीआई को बना दिया गया। अब आरबीआई का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इस संरचना को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आरबीआई का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं ऑफिशियल मेंबर्स, एक होते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनको सहकारी सदस्य कहा जाता है, और गैर सहकारी का मतलब कि वो सरकारी नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है, उनको कहा जाता है गैर सरकारी। तो 15 जो अगर हम बात करें, लगभग 14 की बात करें तो 14 गैर सरकारी होते हैं, 5 जो होते हैं वो सरकारी होते हैं। इस तरीके से एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। इसको देख लीजिए। देखिए, ये डायरेक्टर बोर्ड की बात करें, जिसको
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है या डायरेक्टर बोर्ड भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऑफिशियल मेंबर कितने होते हैं? 5, और 14 जो होते हैं वो आपका नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। ये आपके सरकारी सदस्य कहलाते हैं और ये गैर सरकारी सदस्य कहलाते हैं। अब देखिए, ये पूरा का पूरा कोई भी आरबीआई के द्वारा निर्णय लिया जाता है तो वो इन्हीं के द्वारा लिया जाता है। अब कैसे संस्था काम करती है? तो ऑफिशियल मेंबर में एक होता है गवर्नर, जैसे शक्तिकांत दास है, तो शक्तिकांत दास जी जो हो गए वो एक गवर्नर हो गए। तो शक्तिकांत दास एक गवर्नर हो गए। ऐसे 4 डिप्यूटी गवर्नर भी आरबीआई में होते हैं। तो ऐसे 5 लोग मिलकर आपका सरकारी ऑफिशियल मेंबर के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल में कितने दिख रहे हैं आपको? 14 दिख रहे हैं। अब जो 14 होते हैं इनमें 4 डायरेक्टर लोकल बोर्ड के होते हैं या स्थानीय बोर्ड के होते हैं। मतलब भारत के अंतर्गत 4 जो विशेष शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनकी बात करें तो आपको दिख पा रहे होंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और आपका कोलकाता, ये रीजनल डायरेक्टर होते हैं। इन सारी जगहों पर 5-5 सदस्य कार्य करते हैं आरबीआई के द्वारा। मतलब ये दिल्ली में आपको आरबीआई का एक कार्यालय मिलेगा, एक कोलकाता में मिलेगा, मुंबई में मिलेगा, चेन्नई में मिलेगा। यहां पर प्रत्येक में 5 सदस्य होते हैं और यहां का भी एक डायरेक्टर होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग जाकर अटेंड करता है। तो वो 4 सदस्य होते हैं। तो आपको यहां पर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है इसमें देखा जाए तो 5 तो क्या हो गए? सरकारी सदस्य, जिसमें एक गवर्नर हो गया, 4 जो है डिप्टी गवर्नर हो गए। तो अभी बहुत सारे डिप्टी गवर्नर हैं जिनमें 4 अभी स्थायी तौर पर बैठते हैं और कोई भी निर्णय लेता है आरबीआई तो ये मुख्य तौर पर कार्य करते हैं। इसके अलावा नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी होते हैं जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। इनमें मैंने आपको बता दिया 4 लोकल बोर्ड के डायरेक्टर्स होते हैं जो कहां से आते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से आते हैं। इसके अलावा ये तो 4 हो गए, अब बचे 10। तो 10 में से बताया जाता है 2 भारत सरकार के नौकरी पेशा लोग होते हैं, ये भारत सरकार में किसी ना किसी पद पर होते हैं। और 8 जो होते हैं जिनको किसी भी दूसरी फील्ड्स का नॉलेज होता है, क्योंकि भाई अगर हम देखें तो आरबीआई का काम महंगाई से जुड़ा हुआ है, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था में बहुत सारे सेक्टर काम कर रहे हैं। मतलब अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं, उद्योग भी काम कर रहे हैं, कृषि भी है, इसमें स्कूल्स भी काम कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोग इसमें लिए जाते हैं और ये 19 लोग जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या डायरेक्टर बोर्ड कहलाते हैं और इनके द्वारा कई तरह के निर्णय लिए जाते हैं। तो अभी आपका ये स्ट्रक्चर कार्य करता है। देखिए एक चीज मैं और बताऊं आपको, इन्फ्लेशन रेट जिसको महंगाई दर कहा जाता है, महंगाई दर की बात करें तो महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा हूं मैं यहां, तो महंगाई के लिए बताया जाता था जो वर्तमान मोदी सरकार है उससे पहले जो भी महंगाई दर होती थी कि भाई इस साल कितनी महंगाई बढ़नी चाहिए या कितनी कम होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा निर्णय जो है वो कौन लेता था? आरबीआई लेता था। लेकिन अब क्या किया है, जब से मोदी सरकार आई है इनमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। इसमें से 3 आरबीआई से लोग होते हैं और 3 सरकार की तरफ से लोग जाते हैं और ये मिलकर निर्णय ले सकते हैं कि कितनी महंगाई हो सकती है। जो अभी इनके हिसाब से 4 + -2 का हिसाब चलता है कि भाई 2 से लेकर 6% तक महंगाई, मतलब न्यूनतम 2% चली जाए और मैक्सिमम 6% चली जाए, इसके बीच में दायरा चलता है। ये अभी वर्तमान सरकार के अंतर्गत ये प्रणाली चल रही है। इसके अलावा मैंने आपको इसके 4 रीजनल ऑफिसेस भी बता दिए। इसके उद्देश्य की बात करें तो मौद्रिक प्राधिकारी, देखिए मौद्रिक प्राधिकारी का मतलब मुद्रा से जुड़ा हुआ है, करेंसी से जुड़ा हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसीज ये रिलीज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें, मौद्रिक नीति की बात करें तो आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ये कुछ चीजें होती हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो होता क्या है, रेपो रेट का मतलब ये होता है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज का मतलब है कि बैंक का काम क्या है? लोन देना। बैंक की कमाई क्या है? हम जो बैंक में पैसा रखते हैं उससे तो बैंक को क्या होता है? उस पर ब्याज देना होता है। आपका सेविंग अकाउंट बैंक में होगा तो बैंकों को कुछ ना कुछ तो पैसा आपको ब्याज के तौर पे देना होता हो। तो बैंकों का जो पूरी कमाई है वो है आपकी लोन पर। अब बैंक के पास कोई ए व्यक्ति आया, अब उस ए व्यक्ति को पैसा चाहिए था, बैंक के पास उस समय पैसा नहीं था, तो वो क्या करती है, आरबीआई से 14 दिन के लिए इस पैसे को लेती है
तो जिस दर पे लेती है वो होता है रेपो रेट। तो अगर आरबीआई को पैसा ज्यादा देना है, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा जाता है तो महंगाई बढ़ती है। कई बार महंगाई जब बढ़ जाती है तो आरबीआई क्या करता है, पैसा खींचने का काम करता है, तो वो रेपो रेट की दर बढ़ा देता है। जब रेपो रेट की दर बढ़ाता है तो बैंक भी अपने रेट की दर बढ़ा देता है। तो उस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलसिला चलता है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है वो बैंकों से पैसा उधार लेता है और आपका उस पर उनको ब्याज देता है। सीआरआर और एसएलआर जो होता है इसको कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। कि मान लिया जाए आपका 100 रुपए आपने बैंक में जमा किया, बैंक कल की डेट में भाग गया, तो क्या किया जाए। तो इसलिए आरबीआई ने एक व्यवस्था करी है कैश रिजर्व रेशियो की, कि भाई बैंक जो ये 100 रुपए है, ये 100 के रुपए अगर आपने जमा किए हैं तो वो पूरा का पूरा किसी तीसरे को उधार ना दे दे, तो उसमें कुछ पैसा आरबीआई के पास उनको कैश के रूप में जमा कराना पड़ता है, उसको कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर जो होता है इसी 100 रुपए में से कुछ पैसा लिक्विड फॉर्म में, मतलब सोने के रूप में, बॉन्ड के रूप में रखना पड़ता है। वो भी क्या है, एक काम है आरबीआई का। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसको एमएसएफ कहा जाता है, इसका काम होता है कि आरबीआई से कोई भी बैंक एक रातों रात, मतलब एक रात के लिए पैसा उधार लेता है तो वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है। इस पे ब्याज दर रेपो रेट से ज्यादा होती है क्योंकि कम समय के लिए लिया जाता है, जितना ज्यादा समय का लिया जाए उतना ज्यादा कम रेट हो जाता है। और एक रेट होता है बैंक रेट। बैंक रेट वो दर होती है जब बैंक थोड़े लंबे समय के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेता है। तो ये सारी मौद्रिक नीतियों में आपने पढ़ा होगा कि रेपो रेट का दर बढ़ रही है, रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ रही है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। दूसरा लिखा है वित्तीय प्रणाली का विनियामक और पर्यवेक्षक। वित्तीय प्रणाली जो है इसके ऊपर पूरा का पूरा जो हमारे फाइनेंस सिस्टम है इसको पूरा सा रेगुलेट करता है। जैसे कि इसमें एक सिस्टम में आपको बताऊं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में यह होता है कि कई बार सरकार के पास पैसा नहीं होता है, तो भाई सरकार क्या करती है, सरकार का बैंक आरबीआई है, तो सरकार कुछ ट्रेजरी बिल्स जो है जारी करती है और ये ट्रेजरी बिल्स लोगों को दे देती है। मान लिया जाए वो ट्रेजरी बिल जो होता है 10 रुपए का होता है और वो लोगों को 8 रुपए में दे दिया जाता है। तो सरकार को अभी पैसा चाहिए था, सरकार ने 8 रुपए में ट्रेजरी बिल दे दिया, जो आरबीआई फंड दे देता है सरकार को, तो सरकार है ये, और सरकार ये ट्रेजरी बिल लोगों को 8 रुपए में ये बिल दे देगी। अब जब लोग उसके पास आरबीआई सरकार के पास आएंगे, आरबीआई के पास आएंगे, तो ये 8 रुपए का ट्रेजरी बिल 10 रुपए का वापस उनको मिल जाएगा। तो ऐसे संकट के समय सरकार ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी आरबीआई की मदद लेती है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा प्रबंधक के तौर पर इसमें देख लीजिए, इसमें एक एक्ट है जिसका नाम है FEMA एक्ट ऑफ 1999, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब जो विदेशी मुद्रा के लिए प्रबंधन अधिनियम है 1999 का, ये अभी लागू होता है। इस पर पूरी तरह से आरबीआई काम करता है। इस अधिनियम के बारे में मैं आप समझाऊं तो एक ऐसा अधिनियम है कि भाई आपने किसी के पास कोई डॉलर ज्यादा मिल जाते थे, पहले एक एक्ट चालू होता था जिसको FERA कहा जाता है, 1974 के आसपास का एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट हुआ करता था। रेगुलेशन विनियामक के तौर पे होता था, किसी के पास अगर डॉलर पकड़ा गए तो उस पर आपराधिक मामला होता था। फिर जब हमारी इकोनॉमी को लिबरल किया गया तो किसी के पास डॉलर पकड़ा भी जाए तो उससे फाइन लगाया जाएगा, उसको जेल में नहीं ठूस दिया जाएगा। तो अब जो है पूरी तरह से विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के लिए फेमा एक्ट काम करता है। इसके अलावा मुद्रा जारी करता है, इशुअर ऑफ करेंसी है। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो भाई आरबीआई का एक हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, वहां से ये कई तरह की करेंसीज को इशू करता है, जारी करता है। इसके दो जगह प्रेस हैं, एक है मैसूर में, एक सालबनी करके एक जगह है कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में, वहां से ये काम करता है। तो दो जगह है, मैसूर और सालबनी। तो ये मुद्रा जारी करता भी है, इसके अलावा विदेशी मुद्रा का प्रबंधक भी है, बैंकों का बैंक भी है, मौद्रिक नीति भी लाता है, महंगाई को भी कंट्रोल करता है। ये सारे कार्य किसके हैं, आरबीआई के हैं। तो कार्यों में क्या है, तो सरकार का भी बैंकर है, मूल्य स्थिरता का प्रबंधन करता है, नोट जारी करने वाली एजेंसी है, विनियामक मुद्रा का प्रबंधन करता है, बैंकर्स का बैंक है, क्रेडिट को नियंत्रित करता है कि भाई कितने लेवल तक, जैसे आपने देखा होगा ना कि कई बार आरबीआई के रेट के अनुसार बैंक अपने लोन की दर कम या ज्यादा कर देते हैं, या कोई भी बैंक ऐसा नहीं होगा कि आपको एफडी पर बहुत ज्यादा % ऑफ इंटरेस्ट देने लगेगा या बहुत कम देने लगेगा। एक सीमा निर्धारण का भी काम करता है। इसके अलावा आखिरी कर्जदाता भी है, तो कई तरह से लोन भी प्रोवाइड करता है रेपो और रिवर्स रेपो रेट के आधार पर। तो ये कुछ चीजें थी जो आरबीआई से आपको पता होनी चाहिए। आज का आपके लिए प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राथमिक कार्य क्या है।
सिक्के और नोटों को जारी करना, भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियमित और प्रक्षेपित करना, मौद्रिक नीति चलाना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा? तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से आप इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी है, इस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ भी यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना यह है आप लोगों के लिए कि भाई बैच नंबर 4 जो है स्टार्ट हो चुका है, इसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। 30 अप्रैल तक इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। मेरा कोड है मनीष लाइव, इसको आप यूज करेंगे तो ये कोर्स आपको 18,999 का मिलेगा। फाउंडेशन बैच है। और भी कोई तरह के डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं। और लेक्चर कैसा लगा है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई संस्था के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।